चलिए अब हम लोग के जो मिड टर्म फर्स्ट में जो आपका परीक्षा है उसमें आपका है। चलिए सबसे पहले सारे लोग लिखिए पी ब्लॉक। अब आज से ये रूटीन बना लीजिए पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक बहुत ज़्यादा पढ़ना भी है इसमें 15, 16, 17, 18 हम आपको याद कराने का बहुत ज़्यादा तरीका इसमें है देंगे। और पर डे आप पढ़ें। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पर कमांड करने का तरीका है कि फिजिकल से ये अलग पार्ट है, समझा। इसको आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ को 5 दफ़ा पढ़ेगा तभी आपको रिएक्शन वगैरह याद रहेंगी परमानेंटली। नो न्यूमेरिकल्स, नो मैथमेटिकल फार्मूला, ओनली टीटीआर, ट्रिक्स टू रिमेंबर। पर डे ये रूटीन बना लें कि हम आधा घंटा जो पढ़ाया गया उसी को पढ़ेंगे, तभी आपकी इनऑर्गेनिक मजबूत होगी। चलिए पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको मालूम है पी ब्लॉक में 13 to 18 ग्रुप होते हैं। तो 13, 14 11th में था, 15, 16, 17, 18 यही पर। सबसे ज़्यादा इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा 15 में, 16, 17 में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना कॉन्सेप्ट है पी ब्लॉक का वो सब 15 में आएगा। सुनने सारे लोग 15 में, 16 में सारा उसका रिवीजन होगा, 17 में और उसका रिवीजन होगा। सुन रहे हैं सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस तो बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ यस सर। तो इसीलिए पी ब्लॉक में कंसेप्ट बहुत आएगा, खासकर पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड, ये दोनों का कंबाइंड है पी ब्लॉक। बस उसमें सबसे पहले आपको जो 12th में पढ़ना है वो है ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट में आपको मैंने पढ़ाया था नाना पापा आंसू सब बीमार। जो भी याद करने का तरीका है जो आपको पहले से याद है उसी तरह याद करें। लेकिन अब आप 12th हैं, नीट जी के स्टूडेंट हैं, आपको एक एक एलिमेंट याद होना चाहिए कि वो किस ग्रुप का है। ये नहीं कि हमें नहीं आता है। एटॉमिक नंबर 1 का याद है तो आप बाकी का अपने आप याद कर सकते हैं। 15, 43, 51, 83। आपको मैंने 11th में शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखाया था, आज मैं दोबारा सिखा दूंगा। एक मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, अभी लिखिएगा नहीं प्लीज, रुक जाइएगा 2 मिनट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का तरीका मैंने बताया था, फॉर्मूला आप याद रखिए ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हमेशा पहले NS लिखिएगा, N-2F लिखिएगा, N-1D लिखिएगा, NP लिखिएगा, याद रखिए। जैसे n की वैल्यू 1 तो 1s पॉसिबल, n की वैल्यू 1 में सिर्फ 1s पॉसिबल है, बाकी कोई पॉसिबल नहीं हो। n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2s, 2 - 2 0, 1d 2p, d और f नहीं आएगा, अपने आप बनता जाएगा। याद है ना ये सबको? लक्ष्य समझ में आ रहा है? लक्ष्य, हेलो लक्ष्य। यस सर। हाँ ये फार्मूला याद रखिए। n की वैल्यू 1 तो 1s, बाकी कोई पॉसिबल नहीं। n की वैल्यू 2 तो 2s, d और f नहीं आएगा 2p, 3s, f d नहीं आएगा 3p, 4s, f नहीं आएगा 4 - 1 3d, 3d इज पॉसिबल। मैंने लॉजिक भी दिया था SPDF। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर याद है। सबसे न्यूक्लियस के नजदीक पहला एस कौन सा होता है? 1s। न्यूक्लियस के नजदीक पहला पी कौन होता है? 2p। पहला डी कौन सा होता है? 3d, 4f। 3d है तो 3d के आगे ही पॉसिबल होगा, 1d 2d पॉसिबल नहीं होगा। अरे बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहे हैं, किसी को नहीं आ रहा है समझ में? हेलो। यस सर आ रहा है। हाँ n की वैल्यू तो ये 4p हो गया, n की वैल्यू 5, 5s होगा, 5 - 2 3f इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पहला 4ap होता है। 4d 5p, 6s अब हो जाएगा 4f, 6d 6p, 7s 5f, 6d 7।
उसके बाद हम जितना भी कन्फिगरेशन, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 12th में भी आना चाहिए, इसलिए नहीं कि सर आता है तो सर क्यों पढ़ा रहे हैं, पूरी इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर ही डिपेंडेंट है। अभी आप पढ़िएगा, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़िएगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक 12th में भी आएगा, कलर्ड है या नहीं, ये सब खासकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब पढ़ेगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा, उन सब में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही आना चाहिए। इसलिए अगर आपको आता है तो रिवीजन होना चाहिए। शॉर्ट इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट नहीं जिसको कहते हैं केमिस्ट्री में, ये बाद में अपना कर लीजिएगा, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस फॉर्म में लिखी जाती है, कोई बता सकता है? इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस, इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस। तो जैसे देखिए यहीं पर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो आपको मालूम है हीलियम होता है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडियम, ये याद रखिए। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ये 10, ये 18, ये 36, ये 54, ये 86। अब आइए, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो हमें 7 के अंडर में कौन सा नोबल गैस आएगा? हीलियम ही आएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। सब लोग मिलके बोलिए, लेफ्ट 7 के अंदर में कौन सा नोबल गैस आएगा? हीलियम। अब देखिए मैंने आपको सिखाया था, हीलियम पहले नंबर पर आया, ये दूसरे नंबर पर आया, ये तीसरे नंबर पर आया, ये चौथे नंबर पर आया, ये 5, ये 6। इसलिए हीलियम पहले नंबर पर आया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? पहले के बाद कौन सा नंबर आता है? 2, और फॉर्मूला वही लगाएंगे, NS, N-2F, N-1D और Np। तो हीलियम के बाद 1 खत्म, 2S, बस क्या हो जाएगा? 2, 4, 3, 7। नियॉन 15 में कौन सा नोबल गैस आएगा? नियॉन। नियॉन का नंबर 2 है, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3, तो 3S, 3P, 10, 2, 12, 12, 3, 15। आर्सेनिक, आर्सेनिक में कौन सा नोबल गैस आएगा? आर्गन। आर्गन 3rd नंबर पर आता है, 3rd के बाद कौन सा नंबर? 4, 4S, 3D10, 4P। इसको मैंने ये भी कहा था, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आर्गन 3D है तो 3 को पहले लिख दीजिए, 4S², 4P3। अब आइए क्रिप्टन, चौथे नंबर आता है, 5 लिखिए, 5S², 4D10, 5P3। आपको सीक्वेंस में ये है एनर्जी लेवल के लिहाज से, आप सीक्वेंस में लिख दीजिए, जो हाईएस्ट नंबर है उसको बाद में लिखिए, लेकिन ऐसे पहले डायरेक्ट लिखिएगा, जब आपको कॉन्फिडेंस हो तभी लिखिए, ठीक है? अब इसमें कौन आएगा? क्रिप्टन के बाद ज़ेनन। ज़ेनन है तो क्या होगा? 5 के बाद खत्म, 6, 6S², 4F, 14, 5D10, 6P3। अच्छे से कैसे लिखेंगे? ज़ेनन 4F, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बताइए, कोई बोल ही नहीं रहा है। लक्ष्य आपको समझ में आया? लक्ष्य सबसे पहले लक्ष्य बताओ। हाँ, नहीं आएगा तो लक्ष्य बताइएगा, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट मुझसे 11th में पढ़ चुके हैं, इसलिए इन लोगों को आता है। आप थोड़ा नए स्टूडेंट हैं तो आपको गड़बड़ कहीं पर भी लगे बिला झिझक पूछ लीजिए, शर्माइएगा नहीं। चलिए पहले लिख लें।
10 sir. Okay, everyone written down. Yes, sir. हाँ, चलिए अब आइए पहली प्रॉपर्टीज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। लिख लिया एवरीवन डन? Yes sir. Yes, sir. हाँ, लक्ष्य आपने भी लिख लिया? Yes, sir. चलिए सबसे पहला टॉपिक जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा एक मिनट रुकिए, एक मिनट, इसमें एक लाइन पहले लिख लीजिएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि ग्रुप 15 में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो है वो नॉन मेटल है, ये सब भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। और आर्सेनिक और एंटीमनी, दिस इज कॉल्ड आर्सेनिक और दिस इज कॉल्ड एंटीमनी। ये मेटेलोइड्स है। और क्या 11th में बताया था, यहाँ गौर से, किसी भी ग्रुप में मेटेलोइड्स के ऊपर हमेशा क्या होता है, नॉन मेटल, और मेटेलोइड्स के नीचे क्या रहता है, मेटल। तो ग्रुप 15 में बिस्मथ जो है, जब तक ये प्रॉपर्टीज मालूम नहीं रहेगी आपको समझने में ये पहले तो लिख लीजिए आप, किसी भी पी ब्लॉक में किसी भी ग्रुप में 13 से लेकर 18 को तो छोड़ दीजिए, 17 तक याद रखिए कि मेटेलोइड्स बस आपको याद होनी चाहिए। मेटेलोइड्स के ऊपर नॉन मेटल, मेटेलोइड्स के नीचे मेटल होता है। आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। Yes sir. अब Yes, आइए पहला ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब भले आपको आता हो, मेरी आदत है कि जिनको ना है उनका रिवीजन हो जाए। टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। देखिए ग्रुप 15 का ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट लाइंग फ्रॉम, एक जनरल फार्मूला मैंने बताया था, VE माइनस A to VE। VE का फुल फॉर्म है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15, और से सुनिए, 9 फ्रॉम -3 to +5। पहली बात, कोई भी पूछे ग्रुप 15 का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ,
तो -3 to +5। हाँ, एक वर्ड आता है कॉमन, एक ग्रुप 15 का कॉमन सबसे ज्यादा जो उसके कंपाउंड बनते हैं वो दो हैं, +3 +5, ये कॉमन है। -3 से +1, -3 3 +1 +2 4 भी हो सकता है। उसके बीच में -3 से +5 में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, लेकिन जो कॉमन है जिसमें सबसे ज्यादा ये स्टेबल होता है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +3 एंड +5, lying from -3 to +5 but common is +3 and +5। सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. sir. Yes, sir. अब आइए पहले लिख लीजिए। तो इसलिए इनऑर्गेनिक में पढ़ने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन अभी शुरुआत हुआ है, इसमें रिएक्शन सब बहुत हैं, नॉलेज बहुत सारी रहेगी, बहुत सारी चीजें याद रखनी है। तो भूल भुलैया के बचने के लिए तरीका है इनऑर्गेनिक को पढ़ने का, या आपको पर डे पढ़ते रहना है। इसके बाद तो ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। दोनों को पढ़ने का तरीका केमिस्ट्री में यही है कि पर डे और लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। इनऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक है, रफ पेपर पर लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, तभी आपको मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए सारे लोग। लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ भाई, एकदम पॉइंट वाइज लिखिए, और से सुनिए। अगर ग्रुप 15 shows +5 oxidation state due to n square np3 कॉन्ट्रीब्यूट। देखिए वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से। अब देखिए दूसरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये है कि ग्रुप 15 शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू, ये लाइन जिसको मैं पढ़ाऊंगा दोबारा, ऐसे 11th में पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पढ़ाना जरूरी है, विच इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने नहीं कहा था 11th में कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड जिसका मजबूत रहेगा उसको इनऑर्गेनिक बहुत आसान लगेगा। याद है वो लम्हा? किसी को भी याद है ये लाइन? अरे बोलिए ना। हाँ, इनऑर्गेनिक को मजबूत करना है तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड को जितना हो सके पढ़िए। अब देखिए ग्रुप 15 शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या, भले आपको आता है, हम डिटेल में पढ़ाएंगे, आपको आता है, रिवीजन होगा, समझा कि नहीं सारे लोग? देखें, ग्रुप 15 शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आगे मैं यही कह रहा हूँ, ग्रुप 15 में ही टाइम लगेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट 16 में भी आएगा, 17 में भी आएगा, फिर वहां दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Answer. वेरी गुड। अब टॉपिक डालिए नीचे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे पहला लाइन ये नोट कर लीजिए सारे लोग, इट इज डोमिनेंट प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक। ये सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट में पाया जाता है। क्या होता है वो तो बताएंगे ही। पहली बात, इट इज डोमिनेंट प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहली बात, कोई भी पूछे इनर्ट पेयर इफेक्ट किस ब्लॉक में पाया जाता है, एस की, पी की, डी एन एफ? क्या बताइएगा सारे लोग, बताइए। ई ब्लॉक। पी ब्लॉक में। हाँ, पहली नॉलेज ये होनी चाहिए। दूसरी नॉलेज ये होनी चाहिए, पहले लिख लीजिए तो समझा देंगे आपको। व्हाट इज इनर्ट? इनर्ट माने केमिकल कॉम्बिनेशन में पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। द रिलक्टेंस ऑफ valence is subshell electron. The reluctance of valence is subshell electron to take part in bond formation. Take part in bond formation is called inert पेयर इफेक्ट। सारे लोग
वैलेंस इस सब शेल का बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ना करना वो इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैलेंस इस सब शेल का बॉन्ड में ना करना टेक पार्ट कहलाता है। अब नीचे लिख देता हूँ, इट इज ड्यू टू पुअर, याद है ये लाइन सबको, शील्डिंग इफेक्ट सब लोगों ने सुना है? अरे बोलिए Yes, सारे sir. लोग। हाँ, Yes. पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ DNF सबशेल। अब मैं दोबारा समझा देता हूँ, DNF सबशेल, it is due to poor shielding effect of DNF subshell. It is due to the poor shielding effect of DNF subshell। बस अब ध्यान दे सारे लोग, प्लीज ध्यान दीजिए। लिख लिया तो बताइएगा कि मैं समझाना शुरू करूं। ये इनर्ट, हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहली नॉलेज पी ब्लॉक में क्या होता है, तो हिंदी में पहले वैलेंस इस सब शेल का बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ना करना। अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए प्लीज, यहाँ देखिए, खास सारे लोग देखिए, ये देखिए, ये +3 क्यों दिखाया, उसकी वजह गौर से सुनिए। देखिए जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, देखिए ये वैलेंस शेल है, सब लोग बताइए वैलेंस शेल है कि नहीं, जल्दी बताइए। आप बताइए। Yes, sir. सारे लोग देखिए, इनर शेल में ही डी और एफ है, डी और एफ। इसकी मिसाल मैं दोबारा गौर से सुने अच्छे से, आपको मैंने बताया था शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है, कि ये इनर शेल है, अरे बोलिए, और ये आउटर शेल है, मान लेते हैं ये आउटर शेल है, और ये क्या है, जल्दी बताइए, इनर शेल। तो बताइए, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में ये इनर शेल जो है वो बचाने का काम कर रहा है कि नहीं? शील्ड माने बचाना है, शील्डिंग की तरह काम कर रहा है कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes. सारे लोग बताइए, सारे लोग। हाँ Yes. हाँ, तो गौर से सुनिए, इनर, प्लीज सुनिएगा कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो है ना, शील्ड माने बचाना, शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन, किससे बचाता है? फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब देखिए, इसलिए याद रखिए दो बातें, शील्डिंग इफेक्ट के लिए दो बातें याद रखिए। एक है शील्डिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल, यानी शेल। जितना आप दूर जाएंगे, एक बात बताइए, जितना ये नजदीक होगा न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लेगा कि नहीं, जल्दी बताइए, सब लोग मिलके बताइए। जितना कोई भी शेल नजदीक होगा वो ज्यादा बचाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो आप बताइए 1s की शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी कि 2s की कि 3s की, जल्दी बताइए किसकी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी? 1s की। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप पेनेट्रेशन इफेक्ट का मतलब हो से सुनिए, नियरर टू द न्यूक्लियस, मेन वही है, नियरर टू द न्यूक्लियस। अब बताओ, S ज्यादा नजदीक की, P ज्यादा नजदीक की, D ज्यादा नजदीक की, F ज्यादा नजदीक न्यूक्लियस से? S ज्यादा नजदीक होता है, जल्दी बताएं हाँ या ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये बेटर शील्डिंग इफेक्ट है, बेटर शील्डिंग इफेक्ट। D और F जो है वो पुअर, ये दूर है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। अब जब भी कोई कहे पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ, क्या ये D और F सही से आउटर इलेक्ट्रॉन को बचा पाएगा? नहीं। अरे बोलिए ना हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes. दैट द रीजन D और F की शील्डिंग इफेक्ट पुअर। ये अब हर चैप्टर में आएगा, और से सुन लें।
DF और F की साइज भी बड़ी होती है और न्यूक्लियस से दूर भी है। दैट द रीजन, गौर से सुनो क्या मैंने बताना चाह रहा था। तो बताओ सारे लोग कि D और F की पुअर शील्डिंग अफेक्ट होगी तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर स्लाइटली ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये सही से बचा नहीं पाया। इसकी मिसाल उसी तरह लो जैसे मैंने आपको कहा विंटर में, विंटर जब ठंड लगती है तो हम अपने बॉडी के ऊपर स्वेटर या हम जैकेट पहनते हैं, वो क्या करता है, हमें बचाता है ठंडक से। अगर उसी जैकेट थोड़ी सी फटी बनियान की तरह हो जाए तो ठंडक लगेगी कि नहीं, जल्दी बताओ सारे लोग, हाँ या ना? अरे बोलो। Yes, sir. वही हाल है डी और एफ फटी बनियान की तरह है, ठंडक लग गई, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। चूंकि 6s और 6p में s ज्यादा नजदीक है तो इसीलिए कहा गया कि ये दो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये सही से टेक पार्ट नहीं करता है बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये सिर्फ कहाँ होगा, पी ब्लॉक में, और दूसरी लाइन अब याद रख लो, पी ब्लॉक में भी हेवियर एलिमेंट में। हेवियर कहाँ होगा, बॉटम में होगा, क्योंकि डी और एफ तो बॉटम में ही तो आएगा। सारे लोग बताएं हेलो एवरीवन। Yes, sir. फिर से Yes. सुने, इनर्ट पेयर अफेक्ट पी ब्लॉक में होगा लेकिन उसमें भी बॉटम हेवियर एलिमेंट में ज्यादा होगा। इसलिए आपसे वही आपको लिखाया गया, गौर से सुने कि द रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस से सबशेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस से सबशेल का बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ना करना, ये पहली मीनिंग समझना इनर्ट पेयर अफेक्ट। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी और एफ सही से स्क्रीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं पाता है, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस पर ज्यादा हो जाता है, तो सही से टेक पार्ट नहीं करता है। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताएं हेलो एवरीवन। Yes, sir. लक्ष्य आपको आया या नहीं आया? 180। Yes, sir. अब आइए गौर से सुनिए, एक मिनट रुक जाइएगा, अभी इसको नहीं लिखिएगा, रुक जाइए। ये क्यों पढ़ाया गया, तो इसलिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 सबसे स्टेबल हो गया हेवियर एलिमेंट। याद कर लें, बिस्मथ, फिर एंटीमनी, फिर बताइए आर्सेनिक, फिर बताइए पी, फिर बताइए N+3। मतलब अगर बिस्मथ +3 शो कर रहा है, +5 शो कर रहा है, तो बिस्मथ में +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कोई पूछेगा क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर अफेक्ट। फास्फोरस में +3 है, फास्फोरस में +5 है, तो +5, क्योंकि जो हायर होगा वही स्टेबल जनरली होता है। डी ब्लॉक में यही हो, जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही स्टेबल होता है, क्योंकि वो ज्यादा बॉन्ड बनाता है। लेकिन हेवियर पी ब्लॉक के हेवियर एलिमेंट में क्या हो जाता है कि बॉटम केस में लोअर, याद रखने का तरीका कि बॉटम का मतलब लोअर, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स स्टेबल एज मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यही तो आपको आगे पूछा जाएगा। PCl5 इज स्टेबल बट BiCl5 इज नॉट स्टेबल। इसलिए ये पॉइंट सब याद रखें, आपसे पूछा जाएगा PCl5 is stable but BiCl5 is not stable, तो आप यही कहेंगे बिकॉज इन द केस ऑफ द बिस्मथ +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है +5 से, ड्यू टू इनर्ट पेयर अफेक्ट। तो इनर्ट पेयर अफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इनऑर्गेनिक में। बहुत सारी बातें आगे आगे देखिए होता है क्या, उसमें ये क्लियर होगा। जिसका पहला प्रोमो मैंने कहा कि जब आप पेंटा हालाइट पढ़िएगा इसी चैप्टर में, वहां यही सब पॉइंट पूछा जाएगा असर्शन रीजन के फॉर्म में। BiCl5 is unstable. Why BiCl3 is more stable? तो वही कहेंगे बिस्मथ में +3 की स्टेबिलिटी
+5 से ज्यादा होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या मेरा चिल्लाना काम आया? सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. सबको Yes, आया? sir. लक्ष्य सबको आ रहा है ना? अच्छे से फिर से इनर्ट पेयर इफेक्ट अच्छे से करिए। चलिए नोट कीजिए सारे लोग। अरे आसिया नाम के स्टूडेंट को आ रहा है समझ में? Yes, sir. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +3 बिस्मथ में डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? आगे बढ़ें। याद रखिएगा पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कंक्लूजन कहीं पर लिख लीजिए कि आपको काम आएगा। कंक्लूजन ये हमेशा याद रखिएगा हर में। इन पी ब्लॉक एलिमेंट सुन लीजिए, लिख लीजिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। कंक्लूजन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट becomes stable as moving down the group from top to bottom. As moving down the group in P block element, lower oxidation state becomes stable as moving down the group from top to bottom. ये हर ग्रुप P ब्लॉक के हर ग्रुप में होगा। लिख लिया तो बताइए सारे लोग। ये कंक्लूजन याद रखें। Yes, sir. Done, sir. वेरी गुड। अब आइए इसी में छोटा छोटा पॉइंट लिखिए और से सुनिए अच्छे से। ये लाइन भी इनऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा। देखिए मैं साइड में लिखता हूँ, ऐसे सब ये सब चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, फिर भी वो आदमी भूल जाता है। और से सुनिए केमिस्ट्री में याद रखिए मैं बताया था वैकेंट डी ऑर्बिटल इज पॉसिबल in period third and onward। देखिए ये लाइन एकदम बहुत अच्छे से याद रखिए। वैकेंट डी कहाँ? वैकेंट डी का मतलब हुआ जैसे फास्फोरस है। सुनिए 1s² 2s² 2p6 3s², 3p6 3p3। सारे लोग बताइए थर्ड पीरियड का एलिमेंट है हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. इसमें वैकेंट डी है क्योंकि जब N3 लिखते हैं तो आपने 11th में पढ़ा 0 1 2 एजिमुथल क्वांटम नंबर 3s 3p। जब 3 होता है ना तो 3s 3p, यानी इसमें आगे 3d पॉसिबल है। और केमिस्ट्री में ये बात हमेशा याद रखिए जब भी वैकेंट डी पॉसिबल होगा वो ज्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। वो ऑक्टेट से भी ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बनाएगा भी तो अपने हद ही में रहेगा, लेकिन वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। PCl5 जबकि ऑक्टेट से ज्यादा है, 5 बॉन्ड बनाया क्योंकि 5 है, जबकि रहा है कि 3 ही बॉन्ड बनाना चाहिए क्योंकि P में 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बनाता है और 5 बॉन्ड। तो भाई ये वैकेंट डी ऑर्बिटल ये इनऑर्गेनिक में याद रखिए, due to which it has tendency to expand its octet। ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, इट्स ऑक्टेट। अरे बोलिए ना, सबको समझ में आया? वैकेंट डी कहाँ पॉसिबल होता है? जोर से बोलिए, वैकेंट डी कहाँ पॉसिबल? Yes, sir. पीरियड थर्ड में या उसके आगे। वैकेंट डी से क्या पॉसिबिलिटीज होगी?
तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। कैसे? जैसे फास्फोरस का आपने पढ़ा 3 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p3 है, यहाँ पर आपका हो गया, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बने, ठीक है। अब आइए एक्साइटेड। क्यों एक्साइटेड स्टेट है? क्योंकि थर्ड पीरियड है। एक्साइटेड का मतलब होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन को आगे भेजना। ये तो है, सब में है 3p, तो 3d में चला जाएगा। अब बताइए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं? सारे लोग मिलके बोलो हाँ या ना। 5 अनपेयर्ड हुआ तो ये 5 बॉन्ड बना। कोई बोल ही नहीं रहा, मेरी आवाज नहीं आ रही है लक्ष्य? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए 5 बॉन्ड बनाए। अब आइए मैं इसके बेसिस पर क्या लिखवाने वाला हूँ और से आपसे एग्जामिनर पूछेगा R3N डबल बॉन्ड, सॉरी R क्या होता है मैं बताऊंगा। R3P डबल बॉन्ड O exist but R3N डबल बॉन्ड O does not exist। देखिए ये अपने आप में 2 तरह का क्वेश्चन होगा, और से सुन लें। एक तो बोर्ड लेवल पर कहेगा रीजन दें, और कॉम्पिटिशन सब में असर्शन रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे। प्लीज सुने सारे। एक तो डायरेक्ट बताइए कि फास्फोरस R का मतलब यहाँ अल्काइल ग्रुप है, ऑर्गेनिक। तो बताइए फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहे हैं ना, 2 और ये 3, 5 बॉन्ड बना रहा है हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा भाई, आवाज आस्ते क्यों आ Yes, रही है? sir. सब कुछ हाँ। अच्छा इसमें ये भी लिख दूं, पीरियड सेकंड एलिमेंट याद रखिए, वो हमेशा उसकी कोवैलेंसी यानी बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होगी वो लेस देन इक्वल टू 4। कभी भी सेकंड पीरियड 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। ये एकदम जुबानी याद कर लीजिए समझ के। पीरियड सेकंड छोटा होता है, उसकी औकात ही नहीं कि वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर दे, उसमें वैकेंडी होता ही नहीं है। वो अगर बॉन्ड बनाएगा तो या तो 4 या उससे कम, अपने हदूद में ही रहेगा वो बेचारा। ऐसे भी देखिए नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है तो डायरेक्ट बोल दीजिए नहीं पॉसिबल है। क्वेश्चन कह भी रहा है कि नहीं है, आपको बस बताना है। R3P double bond exists कहिए due to the presence of vacant d orbital in phosphorus. It forms pi bond with oxygen. But नाइट्रोजन में वैकेंट डी है ही नहीं, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर ही नहीं सकता, ये मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाएगा। कोई बोल ही नहीं रहा, समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Are. हाँ नीचे Yes. लिखिए सारे लोग। हाँ वेरी गुड, ये सारा पॉइंट सब लिखिए धीरे धीरे। तो लिखिएगा due to presence of vacant D in phosphorus, it has tendency to form डी पाई पी पाई। ये पाई बॉन्ड होता है, एक का वैकेंट डी दूसरे का ऑक्सीजन का पी पाई डी पाई बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, but due to absence of vacant D। यहाँ तक लिखिए सारे लोग।
लिख लिया? बताइए साइंटिस्ट लोग। यस सर। सर एक मिनट। यस सर। लक्ष्य जी आपने लिख लिया? लक्ष्य हाँ सर। ओके, थैंक यू। हाँ तो क्या लिखा था? हाँ, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी in nitrogen, it does not form B pi P pi bond with oxygen. चलो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ या ना बता दीजिए। यस सर। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में इतनी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, एक और लास्ट कंक्लूजन लिख लीजिए। अच्छा, मैंने बताया ना ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ पॉसिबल होता है? -3 से +5। अरे बोलिए। यस सर। ये भी लिख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। -3 अगर होगा ना तो टॉप में ही पाया जाएगा, बॉटम में नहीं, क्योंकि बॉटम में मेटल होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लूज नहीं करता है, इसलिए याद रखना है, ये नहीं करता मेटल। स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। N-3 ज़्यादा स्टेबल होता है P-3 से। डैश डैश डैश, कुछ तो बोल दीजिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, +3 की स्टेबिलिटी बॉटम में ज़्यादा होगी, प्लस या माइनस की बातें आपको की जा रही है। अब सुनिए, पहले लिख लीजिए। यस सर। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी तो आप जानते ही हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, ये पर मॉलिक्यूल, इसमें रीजन के साथ आपसे पूछा जाएगा। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इसमें सुनिए सारे लोग। नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी N2 2, फास्फोरस P4 AS4, समझा? एंटीमनी और ये सब जो तीनों होता है ना, ये तीनों, इसमें तो मेटालिक बॉन्ड रखे, मेटल है ना ये। बोलिए, ओवरऑल याद रखिए, ये जो तीनों हैं 4 में पाया जाएगा, लेकिन ये नेटवर्क फॉर्म है। नेटवर्क समझते हैं? बहुत ज्यादा नेटवर्क। मेन आपसे एग्जामिनर जो पूछेगा, गौर से सुने, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है, फास्फोरस P4 के फॉर्म में क्यों होता है, ये सब पॉइंट से पूछता है। बाकी के बारे में याद रखिए, एस, एंटीमनी, बिस्मथ, नेटवर्क फॉर्म। कौन सा फॉर्म? जल्दी बताइए, कौन सा फॉर्म? नेटवर्क। हाँ, मतलब ये
कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक, बट अदर एलिमेंट of group 15 exist as tetraatomic. टेट्राएटॉमिक में भी कुछ में टेट्राएटॉमिक रहेगा, बाकी सब में टेट्राएटॉमिक तो रहेगा, लेकिन नेटवर्क फॉर्म में रहेगा एज टेट्राएटॉमिक। क्या बताइए? Yes, sir. अब सुनिए, फिर वही बात आगे बढ़ने से, इनऑर्गेनिक में पहला पार्ट में ही बहुत सारी बातें आएंगी, और से सुनिए मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ। केमिकल बॉन्ड में आपने पढ़ा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड दो तरह का होता है, प्लीज सारे लोग सुनिए। एक होता है पी पाई और एक होता है डी पाई। सुना है ना अभी? अरे बोलिए हाँ या ना। पी पाई के लिए याद रखिए हमेशा, वन एटम शुड बिलोंग्स टू, वन एटम शुड यही सब याद रखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए ये सब चीजें आप इनऑर्गेनिक में कैसे याद रहेंगी? पर डे पढ़ने से। बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड सेकंड, एक एलिमेंट सेकंड पीरियड। जैसे ऑक्सीजन में क्यों डबल होता है? दोनों सेकंड पीरियड है। नाइट्रोजन में क्यों ट्रिपल बॉन्ड है? दोनों सेकंड बॉन्ड है। सल्फर में इस डबल बॉन्ड है। अगर होता भी है तो बहुत ही वेरी रेयर अनस्टेबल हो जाता है। थर्ड पीरियड कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो पी पाई बॉन्ड बनने के लिए जरूरी है कि वन एटम शुड बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। अरे बोलिए ना सारे लोग, हेलो एवरीवन। और सबसे अच्छा पाई बॉन्ड यही होता है, 2 पी पाई, उसके बाद 2 पी पाई 3 डी पाई, समझा? उसके बाद 2 पी पाई 3 पी पाई। पाई बॉन्ड कमजोर होता है, उसमें सबसे अच्छा पाई बॉन्ड यही है, पी पाई मतलब सेकंड पीरियड। उसके बाद पी पाई डी पाई सेकंड थर्ड, उसके बाद है पी पाई फिर पी पाई है लेकिन सेकंड थर्ड। तीनों वीक है। तीनों वीक में अच्छा कौन है? सेकंड पीरियड वाला पाई बॉन्ड। सुना सारे लोग? हाँ या ना? जल्दी बताओ, पहले बताओ पाई बॉन्ड सबको समझ में आया? अच्छे से बताओ सारे लोग। Yes, sir. कोई Yes, बोल sir. ही नहीं रहा है। हाँ ये बात सुन लो। अब वही चीज तो है यहाँ पर, वाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, तो यही कहिएगा। Due to a smaller size, second period, nitrogen has tendency to form p pi. एग्जामिनर यही देखेगा, to form p pi मल्टीपल बॉन्ड। जब मल्टीपल बॉन्ड बनेगा तो खुद सोचो उसकी एटॉमिसिटी ज्यादा नहीं हो पाएगी, ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन फास्फोरस क्या है कि फास्फोरस थर्ड पीरियड का है, साइज बड़ा है। साइज जब बड़ा होता है तो वो लैटरल ओवरलैपिंग नहीं कर पाता। फिर से सुनो, फास्फोरस की साइज बड़ी है, वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। लो, ज्यादा सिंगल बॉन्ड बिहारी बनाएगा। टेट्राएटॉमिक। कोई बोल ही नहीं रहे यार, मत बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसी आप देखो यही चीज 16 में आएगा। ऑक्सीजन O2 है, सल्फर है, वहां भी सिमिलर रीजन होगा। इसलिए घबराना नहीं है, ग्रुप 15 को मजबूती के साथ। इंटरेस्ट तब आएगा, नहीं पड़ेगा भूल भुलैया रहेगा। फिर आपके इनऑर्गेनिक टफ है। इनऑर्गेनिक बहुत पढ़नी 12th में, पी ब्लॉक डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई फार्मूला नहीं है, पर डे 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा जो टीचर पढ़ाया कम से कम उसी के बाद। मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, इसकी घबराइए नहीं, ऑब्जेक्टिव से बहुत प्रैक्टिस होता है। और यही सब जिनका 11th कमजोर है या नहीं भी, हम इसी तरह आपको लिख दिया करेंगे कि 12th में परेशानी ना हो, आपका रिवीजन हो जाए। ये मेरी आदत है पढ़ाने की कि बच्चों को समझ में अच्छे से आए। ये
मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, आपको और कंफर्म कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से आए। पहली बात ये, तो सबको पहले बात फिर से बताइए, पाई बॉन्ड दो तरह का होता है, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई, सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? अच्छा बताइए, पी पाई सबसे अच्छा पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड? कोई बोल ही नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही है। सबसे स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड कौन है? 2p पाई। हाँ, उसके बाद कौन है? 2p पाई 3d पाई। 3d पाई। हाँ, उसका रीजन है ना, डी ब्लॉक में 4 लोब्स होता है ना, वो बिहारी नजदीक होता है। और थर्ड पे आप कहिएगा ना, ये पीपी कम, ये पीपी इसलिए कि दोनों डी का जितना नजदीक न्यूक्लियस से रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनेगा। तो सर ये वाला पाइप पहले क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि भाई 3p में दूर हो जाएगा ना, या लोब्स नजदीक है, जल्दी पाई बॉन्ड बना देगा, समझ रहे ना, ये चक्कर होता है ना। हाँ, इसलिए 2p पाई से के बाद 2p पाई 3d पाई आता है। अब आइए आप मेरे साथ साथ लिखिए सारे लोग, हेलो एवरीवन, लिखना शुरू कीजिए। नाइट्रोजन, या पहले उठ जाइए, हाँ, ये साइड में अपना नोट कर लीजिएगा कि सबको समझ में आए। लिखिए, ड्यू टू smaller size, due to smaller size, one nitrogen atom forms, यही लाइन देखिए, यही लाइन पर एग्जामिनर नंबर देगा, फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड with another nitrogen atom, तो खुद जब another nitrogen atom होगा तो and exist as N2 होगा कि नहीं, जल्दी बताइए, तभी तो इसकी एटोमिसिटी कम होगी, क्योंकि पाई बॉन्ड बन गया तो एटोमिसिटी कम हो जाएगी। जल्दी बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, वेरी गुड, मत बोलिए हम, हाँ मत बोलिए, बेचारा खसपेल ही एक अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है ये। as the size of atom increases, जब size of atom increase होगा तो it can't form p pi bond, due to which other element of group 15 forms, यहाँ तक लिखिए, forms लिख लिया तो बताइए। आंसर forms more single bond, therefore phosphorus exists as E4। ये टू से अब यही चीज हम दोबारा 16 में नहीं लिख पाएंगे, आपको वहां सिर्फ स्टेटमेंट लिखवाएंगे, तो आपका वहां टाइम बच जाएगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? अब आइए तीसरा, ये सब बहुत ही मिसलेनियस पॉइंट्स हैं। बॉइलिंग पॉइंट, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल है कि भाई आप मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ या ना, जल्दी बताएं, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस हाँ, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए, इसमें भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब लिखाए जाएंगे। ये है
कि आपके पास नाइट्रोजन है, आपके पास फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। समझा? तो ये है। अब आप कोई बताएं कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? जल्दी बताइए। सर बिस्मथ। हाँ ज़रूर ज़रूर, बिस्मथ। ओके, और बताइए। देखिए और से सुनिए, मैंने इसलिए पहले आपको एटॉमिसिटी पढ़ाया, ध्यान दीजिए। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नाइट्रोजन का सबसे कम, फास्फोरस, आर्सेनिक। अब उसके बाद देखिए और से सुनिए, बिस्मथ मेटल है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाँ, Yes. तो बिस्मथ का कम, चूंकि एंटीमनी, अब रीजन मैं लिखूंगा अच्छे से, मैं इसलिए कह रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर वेट बिस्मथ का ज़्यादा है, लेकिन बिस्मथ मेटल है, और मेटल के अंदर ज़्यादा लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है, केटनेशन टेंडेंसी जो अभी पढ़िएगा इसके बाद। और से सुने सारे लोग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, कि इसमें 2 पॉइंट मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट ये कि बिस्मथ एंटीमनी में सिंपल है कि बिस्मथ मेटालिक है। कौन सा, जल्दी बताएं, मेटालिक है? तो बोलिए ना, मेटल है ना। बिस्मथ। इसलिए आप देखिए, तो ये ऑर्डर आपको बहुत ही अच्छे से, ये सब याद तभी होगा, एक दफा पढ़ने से नहीं होगा इन ऑर्डर। इसलिए दूसरा पॉइंट ये है कि देयर इज अ लार्ज डिफरेंस नाइट्रोजन के जस्ट बाद, ये पूछेगा आपसे, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इसका रीजन यही देंगे, बिकॉज नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 और फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4। मॉलिक्यूलर वेट का ज्यादा, बाकी सब में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा जितना डिफरेंस इन दोनों में होगा। और ये बात समझिए कि ये सब पॉइंट है सिर्फ बोर्ड लेयर ना 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 ना, कंपटीशन में लाइन लिखकर 4 ऑप्शन दे देगा, तो फिर जमीन तारे पर है, तारे जमीन बात नोचने लगी। इनऑर्गेनिक में एक एक पॉइंट सब कुछ रीजन के साथ आपको मालूम होनी चाहिए। ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर कि भाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, यहाँ पर बिस्मथ जो है मेटालिक मेटल है, मेटालिक है। इसका रीजन यही है कि ये मेटालिक फॉर्म में पाया जाता है। मेटालिक फॉर्म उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क फॉर्म नहीं बनाता जितना कि बिस्मथ एंटीमनी बनाता है। पहले ये ऑर्डर लिख लिया, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको याद रहेगा। बिस्मथ फॉर्म्स, देखिएगा आगे का लाइन, मेटालिक बॉन्ड इन एलिमेंटल फॉर्म, नेटवर्क नहीं, इन से फॉर्म में, जल्दी बताओ, एलिमेंटल फॉर्म। इसीलिए एक यहाँ पर चेंजिंग कर दो, कितने ज्यादा, ये ऐसे लगा दो ज्यादा बेहतर है। ये निशान है ना, देखो अच्छे से, जो एंटीमनी था ना, यहाँ तक तुम ये कर दो, मेटालिक बॉन्ड था, और इसमें लिख लो एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल समझते हो, अकेला, बिस्मथ से बिस्मथ, बस एलिमेंटल फॉर्म ये लिख लो। पहले चेंजिंग करो तो जल्दी से। नेटवर्क फॉर्म में 2 ही पाया जाएगा, कौन कौन, जल्दी बताओ। आर्सेनिक। ये करेक्शन कर लिया सारे लोग, जल्दी बताएं हाँ या ना। Yes, sir. चलिए, सब लोगों को समझ में आया, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अब आइए,
ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा बात, आपको मालूम होना चाहिए, नोट में लिखिए, there is large difference in boiling point between nitrogen and phosphorus। ये लिख के जाइए क्योंकि टाइम खत्म हो गया। चलिए सब लोग ने यहाँ तक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी बताइए। हाँ या ना, किसी को No. डाउट तो नहीं होना चाहिए। हेलो एवरीवन। No, sir. ओके, बाय बाय, थैंक यू।